बाहर धुंध इतनी गहरी थी कि जैसे शहर अपनी सांसें रोक कर बैठा हो। लेकिन उस धुंध को चीरती हुई कैफे की गर्म रोशनी मेरे चेहरे तक पहुंच रही थी, धड़कती हुई, बेचैन, जैसे मेरे दिल की तरह। मैं सड़क के उस पार खड़ी थी, छुपी हुई, और उसे देख रही थी। प्रोफेसर क्रिस्टोफर, काइरोस। वो कोने के बूथ में अकेला बैठा था। कॉफी कप कप का ठंडा पड़ चुका था, पर उसने उसे छुआ तक नहीं। उसकी उंगलियों में वही जैतून का फूल था, वही जो लाइब्रेरी में गिरा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई टाइम बॉम्ब हो, जो किसी भी पल उसके अतीत को उड़ा देगा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, आंखों के नीचे गहरे साए थे। वो टूट रहा था, और मैं जानती थी, क्योंकि मैं भी उसी टूटन में जी रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। एक औरत अंदर आई, शायद निकोलिटा। वो सीधे उसके सामने जा बैठी। मैं सुन नहीं सकती थी कि वे क्या बोल रहे थे, पर उनके हाव भाव सब कह रहे थे। क्रिस्टोफर बेचैन था, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसका चेहरा साफ कह रहा था, वो किसी को यकीन दिलाना चाहता है कि यह सब सच है, हमारा सच। निकोलिटा की आंखों में शक था, लेकिन डर भी। और मैं बस देख रही थी, एक अजनबी सी गवाह बनकर। फिर अचानक क्रिस्टोफर ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। आवाज कैफे के शोर में दब गई, पर मैं समझ गई, उसकी हताशा, उसका दर्द। निकोलिटा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस वही पल, और मेरे भीतर कुछ फट गया। किसी और ने उसका हाथ पकड़ा था। बेवकूफी है, मैं जानती थी, लेकिन मेरा सीना जल उठा। फिर उसने वो जैतून का फूल अपनी मुट्ठी में कस लिया। वो नाजुक डंडी उसकी पकड़ में टूट गई। मेरे भीतर कुछ उसी के साथ टूट गया। वो फूल हमारे बीच की आखिरी डोर था, तूफान में हिलता हुआ, लेकिन अब भी जिंदा। और उसने उसे खत्म कर दिया। क्या ये सब अब सच में खत्म हो गया था? क्या अब वो मुझसे दूर रहेगा? क्या यही तो नहीं चाहती थी मैं, कि वो मेरी जिंदगी से चला जाए ताकि मैं जिंदा रह सकूं? तो फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? अगले दिन मैं उसकी क्लास में नहीं गई। हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उसकी एक झलक ही मेरे अंदर सब कुछ जगा देती थी। वो यादें, वो मौतें, वो वादे। मैंने बस एक नोट भेजा, छोटा सा, क्रीम रंग का। तुम्हारी दी हुई किताबें काम आई, पर ज्ञान हमें नहीं बचा सकता। अतीत हमारा शिकारी है, जो हमें हर बार ढूंढ ही लेता है। हमारे बीच दूरी ही बेहतर है, सेफ है, सुरक्षित है हमारे लिए। मुझे पता था वो पढ़ेगा, मुझे पता था उसे चोट लगेगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस रात मैं खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश की बूंदें शीशे पर बह रही थीं। शहर पीली रोशनी में चमक रहा था, और तभी मैंने उसे देखा। वो सड़क के उस पार खड़ा था, आधी रोशनी, आधी छाया में। मुझे देख रहा था, बस देख रहा था। मेरे सीने में फिर वही एहसास उठा, डर और चाह का मिला जुला तूफान। मैं जानती थी वो आएगा, वो हमेशा आता है। और हाँ, वो हमेशा मुझे देखता रहता है। मैं बस वहीं खड़ी रही, उसे देखते हुए, जब तक वो धीरे धीरे मुड़ा और चला नहीं गया। और मेरे मन में बस एक सवाल गूंजता रहा, क्या हम कभी इससे बच पाएंगे? इस प्यार से, इस श्राप से, इस मौत से? क्या यह सच में हमारा भाग्य है, हमेशा के लिए? सुबह का वो पल, जब दुनिया आधी जागी होती है और आधी अब भी सपनों में खोई। आसमान बैंगनी और नारंगी रंगों में घुला हुआ था, जैसे किसी ने आकाश पर धीरे धीरे आग जलाई हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी, जो कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरती थी। नीचे शहर सोया पड़ा था, धुंध में लिपटा, बिल्कुल मौन। और उस नींद के बीच पार्थेनन खड़ा था, पुराना, घायल, लेकिन अब भी अडिग। वो मंदिर नहीं, किसी प्राचीन प्रहरी की तरह था, जो हजारों सालों से हर सुबह का गवाह बना हुआ है। उसके टूटे खंभे पहली धूप को ऐसे थामे हुए थे, जैसे बुजुर्ग हथेलियां किसी बच्चे की मुस्कान को पकड़ रही हों। मैं संगमरमर के एक पत्थर पर बैठी थी। धूप की हल्की गर्माहट मेरी त्वचा को छू रही थी, लेकिन जिस खंभे से मैं टिक कर बैठी थी, वो अब भी ठंडा था। वो ठंड जो वक़्त के भीतर जमी हो। मेरी गोद में स्केचबुक खुली थी, उंगलियां चारकोल से सनी थीं, काली लेकिन जिंदा। मैं मंदिर की खूबसूरती नहीं बना रही थी, मैं उसके वजन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस इतिहास को जो इन पत्थरों के भीतर धड़कता है,
वो प्रार्थनाएं जो गूंज कर मिट गईं, वो बलिदान जिनकी गंध अब भी हवा में तैरती है, और वो रहस्य जो इन दरारों में दबे पड़े हैं, जैसे पत्थरों की नसों में कोई याद बह रही हो। यहाँ की खामोशी लाइब्रेरी जैसी नहीं थी। वो खामोशी किताबों की होती है, समझ की। यहाँ की खामोशी बहुत पुरानी थी, बहुत भारी, जैसे उसने देवताओं के जन्म देखे हों और उनके पतन भी। शायद इसे शांतिपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये वैसी खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले आती है। वो पल जब हवा खुद अपनी सांस रोक लेती है, जब आसमान किसी अदृश्य डर से कांपता है। मुझे लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी एक चीख का इंतजार कर रहा हो, और मैं जानती थी वो चीख मेरे अंदर है, बस किसी एक हलचल, किसी एक याद, किसी एक नाम के इंतजार में। मैंने उसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया था। वो किसी आवाज या कदम से नहीं आया, बस हवा का रुख थोड़ा बदल गया। खामोशी की आवृत्ति जो अभी तक स्थिर थी, अचानक डगमगाई, जैसे हवा में किसी अदृश्य धड़कन ने खुद को मिला दिया हो। मेरी उंगलियां चारकोल पर थम गईं, और दिल पसलियों से टकराता हुआ धीमे पर भारी रिद्म में धड़कने लगा। प्रोफेसर क्रिस्टोफर। मैंने नजर नहीं उठाई, लेकिन पता था वो वहीं है, पार्थेनन की छाया से निकलते हुए, जैसे किसी पुराने स्मारक की आत्मा चल पड़ी हो। उनकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, किसी ऐसे आदमी की शांति जिसने बहुत कुछ देखा हो और अब सिर्फ खामोशी में जीना सीखा हो। फीकी होती सुबह के रंगों में उनकी परछाई पत्थरों पर लंबी खींच गई थी। वो सीधे मेरे पास नहीं आए, बस मेरे सामने कुछ दूरी पर एक और संगमरमर के ब्लॉक पर बैठ गए, इतना पास कि उनकी मौजूदगी महसूस हो सके, इतना दूर कि वो मेरी खामोशी की हदें न तोड़े। उन्होंने अपना स्केचबुक खोला। पन्ने पलटने की वो धीमी मुलायम आवाज हवा के साथ मिलकर कुछ कह रही थी, शायद वही जो मैं नहीं कह पा रही थी। उनकी उंगलियों के बीच पेंसिल हिली, जैसे वो भी उन्हीं पत्थरों से कुछ जवाब निकालने आए हों जो मैं तलाश रही थी। हम दोनों वहीं थे, दो लोग, दो स्केचबुक, और हमारे बीच सदियों की दीवारें। फिर भी उस पल में मुझे लगा जैसे वो मेरे हर खामोश सवाल का जवाब जान गए हों। उन्होंने मुझे देखा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी में एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो मेरे अंदर की थकान पहचानते हों। वो डर, वो दूरी, वो चीज जो मैं किसी और को समझा नहीं सकी। मेरी उंगलियां उस स्केचबुक के कोने पर जमी रहीं, और दिल ने धीरे से फुसफुसाया, वो जानता है, हमेशा से जानता आया है, और शायद इसीलिए मैं भी उसे समझती हूं, बिना कुछ कहे। आखिरकार प्रोफेसर क्रिस्टोफर ने अपनी स्केचबुक बंद की। आवाज धीमी थी, लेकिन वो छोटी सी हरकत भी जैसे हवा में फैल गई। उन्होंने मुझे नहीं देखा, फिर भी उनकी मौजूदगी उतनी ही साफ महसूस हो रही थी, जैसे पत्थरों के बीच कोई स्थिर धड़कन। यहां अलग है, उन्होंने कहा, आवाज थकी हुई पर अजीब सी शांति लिए। शांत। अतीत यहां किसी कहानी की तरह नहीं लगता, ज्यादा किसी की धीमी सांस की तरह। मैंने सिर नहीं उठाया। मेरी नजर अब भी स्केचबुक पर थी, पर ध्यान कहीं और था। अतीत यहां करीब नहीं है, प्रोफेसर क्रिस्टोफर, मैंने कहा, आवाज सपाट, थकी हुई, बिना किसी दिखावे के। ये नींव है, ये वही जमीन है जिस पर हम बैठे हैं, वही हवा है जो हम सांस लेते हैं। इससे बचा नहीं जा सकता, ये अनिवार्य है। कुछ पल की खामोशी, बस हवा जो संगमरमर की दरारों में से गुजरते हुए हमारे बीच आकर ठहर गई। शायद इसे बचने की जरूरत नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। शायद बस इसे समझने की जरूरत है। फिर बिना कोई और शब्द बोले उन्होंने अपनी स्केचबुक को धीरे से हमारी दरमियान रखी संकरी जगह पर सरका दिया। वो मेरे पास आकर धीरे से ठहर गई, जैसे कोई मौन निमंत्रण। मेरे अंदर कुछ हिला, मेरी उंगलियां थम गईं। मैंने स्केचबुक को देखा, फिर उन्हें। उनकी आंखों में कुछ था, एक विनम्रता, एक डर, और एक उम्मीद। वो मुझे कुछ देना चाहते थे, कुछ जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। शायद
यही तरीका था सामना करने का, न भागकर, साथ रहकर। मैंने धीरे से कवर उठाया। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर देखा, वो चित्र एक्रोपोलिस का नहीं था, वो मेरे हाथों का था। वो हाथ जो इस वक्त चारकोल पकड़े थे, जिन पर पुराने निशान थे, त्वचा थोड़ी सूजी हुई, उंगलियां थोड़ी कांपती हुई, फिर भी मजबूती से पेंसिल थामे हुए। उन्होंने उस पल की सच्चाई को पकड़ा था, उस तनाव को, उस जुनून को और उस नाजुक भेद्यता को जो मैं दुनिया से छिपा लेती थी। वो स्केच असहनीय रूप से परफेक्ट था, इतना सच्चा कि मैंने खुद से नजरें चुरा ली। क्यों? शब्द अपने आप निकल गए, एक धीमी फुसफुसाहट की तरह, थकी, उलझी और थोड़ी टूटी हुई। क्यों बनाया ये? और अभी क्यों? उन्होंने मेरी ओर देखा, पहली बार सीधा। सूरज अब ऊपर आ चुका था और उसकी रोशनी उनकी आंखों में उतर गई थी, पिघले हुए एम्बर जैसी। उनमें कुछ था, गहराई, दर्द और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी स्वीकारोक्ति जैसा लगता था। क्योंकि यही असली सुंदर हैं। उन्होंने धीरे से कहा, ये तुम्हारा वो हिस्सा है जो ठोस है, सुंदर है, जो झूठा नहीं है, न याद न कल्पना, बस तुम्हारे हाथ, एलेनी, कुछ पकड़ते हुए, थामे हुए, जब बाकी सब कुछ बिखर रहा हो। उनकी आवाज आखिरी शब्दों पर टूट गई। और उसी पल मेरी दीवारें भी, वो चित्र, वो शब्द और वो नजरों में छिपी सच्चाई, सब कुछ भीतर तक उतर गया। कई महीनों से मैं खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, हर भावना, हर लगाव, हर याद से। पर उस एक पल में, जब मैंने अपने ही हाथों को उनकी नजरों से देखा, मुझे वो दिखा जो मैं भूल चुकी थी कि मैं अब भी जीवित थी। और उसी पल, जैसे किसी ने हवा का रुख बदल दिया हो, सब कुछ बदल गया। प्रोफेसर क्रिस्टोफर मेरे सामने बैठे थे, उतने ही असंभव, उतने ही अविश्वसनीय। उनका ग्रे वेलवेट कोट धूप में हल्का सा नीला चमक रहा था और उनके कंधे पर गिरते बाल हवा में हिल रहे थे। वो किसी पुराने पोर्ट्रेट से निकले लग रहे थे, एक रहस्यमय अतीत की याद जो अब भी जिंदा थी। उन्होंने धीरे से एक क्रिस्टल का ग्लास आगे बढ़ाया। उसके भीतर की गाढ़ी रूबी रंग की शराब सूरज की रोशनी में जलती हुई लग रही थी, जैसे किसी पुराने रहस्य की परत में बंद कोई मधुर वादा, विस्मृति का या शायद मुक्ति का। यहाँ की वाइन में समय घुला है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और उनकी मुस्कान उतनी ही सुंदर थी जितनी दर्दनाक। हर घूंट में एक सदी सोई है। मैंने ग्लास लिया, पर मेरी नजरें उनके हाथों पर टिक गईं। वही हाथ जिनके चित्र उन्होंने बनाए थे, जिनमें उन्होंने मेरी हड्डियों तक को पढ़ लिया था, जो पकड़ना जानते थे और छोड़ना भी। अब वो हाथ बस ठहरे हुए थे, मेरे इंतजार में। हमारे बीच पानी की धीमी थपकियां थीं और हवा में उस पुराने शहर की नमी, जिसमें हजारों किस्से, साजिशें और अधूरे वादे खुले हुए थे। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, गहरी, धुंधली और उतनी ही ईमानदार जितनी खतरनाक। उनमें वही थकान थी जो सदियों से बह रही थी, वही आग, वही पछतावा, वही सवाल। मैंने पल भर को सोचा, यही तो था वो पल जो हमारे बीच बार बार जन्म लेता है, वो दोहराव जो हमें फिर से एक साथ खींच लाता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मुझे देखा, और उस नजर में मैं खुद को भूल गई। किसी श्राप की तरह नहीं, किसी याद की तरह नहीं, बल्कि एक औरत की तरह। एक औरत जो टूटी भी है, लेकिन फिर भी जिंदा है, जो अब भी अपने भीतर कुछ बचाए हुए है, सृजन, दर्द और एक खामोश जिद। ऊपर से रोशनी पानी पर गिरकर हमारे चेहरों पर नाच रही थी। मैंने उस पल को अपनी सांस में कैद कर लिया। शायद, बस शायद, ये अंत नहीं था। शायद अब भी कोई रास्ता था उस श्राप से निकलने का, न भागकर, न मिटाकर, बल्कि साथ में जीकर। क्योंकि उस पल, जब उसने मुझे वैसे देखा,
पहली बार लगा कि शायद नियति भी कभी कभी अपना मन बदल सकती है। और पहली बार मैंने सोचा, शायद, बस शायद हम इस श्राप को तोड़ सकते हैं। एक साथ मैं उठी नहीं, बस वहां बैठी रही, उस फैलते हुए पूरे काले धब्बे को देखती हुई। वह धीरे धीरे पत्थरों की दरारों में समा रहा था, जैसे हमारे अतीत की गंध जमीन में उतर रही हो, मिटने से इनकार करती हुई। एलिनी। उन्होंने मेरा नाम इस तरह कहा जैसे किसी पुराने जख्म पर धीरे से हाथ रखा हो। लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, मेरी नजरें उस दाग पर अटकी रहीं। प्रोफेसर, आप समझ नहीं रहे हो, मैंने बमुश्किल कहा। हर बार जब हम सोचते हैं कि हम इसे बदल सकते हैं, ये फिर वहीं लौट आता है, वही मंजर, वही खून, वही अंत। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहते हो कि वो अभी इसी वक्त में है, न कि किसी बीती जिंदगी में जहां मैं मर रही थी और वो मुझे बचाने की कोशिश में खुद जल गया था। या शायद उन्होंने बहुत धीरे कहा, या शायद इस बार इसे मंजर का लिखने का तरीका हम बदल सकते हैं। उनकी आवाज टूटी थी, लेकिन उसमें वो पुराना यकीन था, वही जिसे मैं हर जन्म में पहचान लेती थी। मैंने सिर हिलाया। नहीं प्रोफेसर, कहानियां नहीं बदलती, बस किरदार दोहराते हैं। मेरी आवाज अब लगभग शांत थी, पर उसमें निराशा का वजन था। और हम बस दोहराए गए किरदार हैं। हवा ने हल्के से मेरे बाल उड़ाए। कॉफी की गंध अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अब भी उसमें लोहे की हल्की मेटालिक सी बू आ रही थी, जैसे किसी याद का स्वाद। आप देख रहे हो? मैंने दोहराया। मेरी आवाज कब सिर्फ एक सांस जैसी थी। खून हमेशा हमारे बीच, चाहे वो स्याही हो, याद हो या कॉफी, उसका रंग हमेशा एक ही रहता है। प्रोफेसर क्रिस्टोफर मेरे भीतर के टूटने से नहीं डगमगाए, न उस बिखरे हुए कॉफी के दाग से जो हमारे बीच किसी पुराने पाप की तरह फैल रहा था। अब इस बार नहीं, एलिनी। उनकी आवाज भारी थी, जैसे सदियों से दबे शब्द आखिरकार रास्ता पा गए हों। उगते सूरज की रोशनी ने उनके चेहरे को सोने और परछाइयों का मुखौटा बना दिया। इस बार नहीं। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, हथेली ऊपर की ओर, कॉफी से दागदार संगमरमर के पार, हमारे अतीत की गहरी खाई के ऊपर, एक मौन असंभव सा पुल बनाते हुए। मेरे होंठ कांपे, शब्द अपने आप फूट पड़े। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्यों हमेशा कोशिश करते रहते हो? मेरी आवाज में थकान थी, डर था, और कुछ ऐसा जो मुझे खुद से छिपाना था, वही पुराना अनकहा लालच। क्रिस्टोफर ने नीचे देखा, उस गहरे दाग की ओर जो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। फिर उनकी नजर सीधी मेरी आंखों में आ ठहरी। उन आंखों में मैं देख सकती थी डर, हिम्मत और वह अजीब सी सुंदरता जो सिर्फ दर्द से जन्म लेती है। और फिर उनका जवाब, इतना सरल, इतना सच्चा कि किसी भी मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली था। क्योंकि मैं रुक नहीं सकता। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें सदियों की थकान और वही पुराना जुनून मिला हुआ था। वो ताकत जो मौत को भी चुनौती दे सकती है। एलिनी। उनके शब्द लगभग हवा में घुलते हुए बोले गए। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। उन्होंने दागदार संगमरमर के पार अपना हाथ बढ़ाया, हथेली ऊपर की ओर। मौत का नहीं, उसका साथ में सामना करने का ऑफर देते हुए। कायरोस के रूप में नहीं, तुम्हारे प्रोफेसर के रूप में नहीं। उनकी आवाज अब इंसानी थी, कोमल, लगभग प्रार्थना जैसी। क्रिस्टोफर के रूप में।
एक ऐसे इंसान के रूप में जो सिर्फ तुम्हें देखता है। मेरा हाथ थामो, एलेनी, प्लीज। मैंने उनके हाथ को देखा, खुरदरा, कॉफी से दागदार, पर एक अलग भविष्य की ओर बढ़ा हुआ। क्यों? किस लिए? कौन हो आप मेरे? इतना सब कुछ झेलने के बाद भी क्यों कोशिश करते रहते हो? क्रिस्टोफर की आंखें नम थीं। उनमें सदियों की खोज थी और खोए हुए समय की कीमत भी। क्योंकि मैं मेरे एहसासों को रोक नहीं सकता, एलेनी। मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें चाहना बंद नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करना बंद नहीं कर सकता। वे धीरे से आगे बढ़े, मुझे पकड़ लिया। उनकी पकड़ कोमल थी, पर अडिग। उनकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। तुम अब मेरे साथ चल रही हो।